नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रेजांग ला की लड़ाई की। 18 नवंबर 1962 लद्दाख का एक सर्द बर्फीला दर्रा, समंदर तल से 16,000 फीट की ऊंचाई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक तारीख या कोई जगह भर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो बेमिसाल बहादुरी की कहानी बयां करते हैं। तो चलिए इस बेहद गंभीर और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। 124, महज 124। जरा इस संख्या पर गौर करें। उस जमा देने वाली ठंड और भयानक एकांत में भारतीय सेना के केवल 124 जवान डटे हुए थे। इतनी विशाल और सुनसान पहाड़ियों के बीच ये छोटी सी टुकड़ी बिल्कुल अकेली थी। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। मुट्ठी भर लोग और जिम्मेदारी पहाड़ों से भी बड़ी। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस तादाद का अंतर। 5,000 एक तरफ सिर्फ 124 भारतीय जवान और उनके ठीक सामने 5,000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई डेविड बनाम गोलायत का असली और खौफनाक मंजर देख रहा हो। दुश्मन की तादाद किसी समुंदर की तूफानी लहरों की तरह थी और उनके सामने चट्टान की तरह अड़े थे हमारे वो मुट्ठी भर जवान। लड़ाई खत्म होने के महीनों बाद जब बर्फ पिघली और भारतीय सेना उस स्थान पर पहुंची तो जो मंजर सामने था वो इतिहास में हमेशा के लिए जम गया। जवान अपनी अपनी पोजीशन पर वैसे ही जमे हुए मिले। बर्फ के बीच उनके चेहरों पर एक अटल संकल्प था और हाथों में उनकी बंदूकें पूरी मजबूती से पकड़ी हुई थी। उन्होंने पीछे हटने का एक कदम भी नहीं उठाया था। ये जमे हुए शरीर उस अकल्पनीय जज्बे की गवाही दे रहे थे जिसे मौत भी नहीं डिगा पाई। तो आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर। सी कंपनी 13 कुमाऊं, अहिरवाल के वीर। देखिए, ये जवान किसी बहुत बड़ी सैन्य पृष्ठभूमि से नहीं आते थे। ये हरियाणा और राजस्थान के अहिरवाल क्षेत्र के साधारण किसान परिवारों के बेटे थे। खेतों में मिट्टी से जुड़े ये युवा अपनी जमीन की कीमत बहुत अच्छी तरह समझते थे और इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के जोधपुर के एक राजपूत परिवार से आने वाले मेजर शैतान सिंह न सिर्फ एक बेहतरीन अफसर थे बल्कि अपने हंसमुख और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो केवल हुक्म चलाने वाले कमांडर नहीं थे बल्कि अपने जवानों के लिए एक बड़े भाई की तरह थे। उनके बीच का आपसी जुड़ाव बेहद गहरा था। तो अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर रेजांग ला की इतनी अहमियत क्यों थी? लक्ष्य साफ था, चुशुल एयरफील्ड को बचाना। अगर रेजांग ला दुश्मन के कब्जे में चला जाता तो चुशुल एयरफील्ड छिन जाता और पूरा लद्दाख खतरे में पड़ जाता। लेकिन जमीनी हकीकत वो रूह कंपा देने वाली थी। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस, जवानों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे, ठंड से बंदूकें जाम हो रही थी और पीने का पानी तक बर्फ बन चुका था। एक तरफ देश को बचाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ प्रकृति का जानलेवा कहर। और फिर आता है भाग 2, 18 नवंबर 1962, भौर का वो खौफनाक हमला। वो सुबह जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए लाल करने वाली थी। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। अंधेरा अभी छंटा भी नहीं था कि तभी चीनी सेना एक साथ 3 दिशाओं से आ धमकी। अचानक दुश्मन का बिगुल बजा जिसकी गूंज सच में खौफनाक थी। हजारों सैनिक एक साथ टूट पड़े। लेकिन जैसे ही हमला हुआ कुछ ही मिनटों के भीतर भारतीय मशीन गन्स गरज उठी और उस विशाल सैलाब को वहीं रोक दिया। मगर इसके कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। लगातार फायरिंग की वजह से हमारी गोलियां बहुत तेजी से खत्म होने लगी। इस पूरी अफरा तफरी और गोलाबारी के बीच मेजर शैतान सिंह का नेतृत्व देखने लायक था। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्लाटूनों को बेहद सोच समझकर रक्षात्मक पोजीशन पर तैनात किया। जब हर तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी तब वो अपनी जान की परवाह किए बिना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक दौड़ते रहे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। इसी बीच एक बम का टुकड़ा सीधे उनके कंधे में आ लगा। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की मेडिकल मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका स्पष्ट आदेश था, पहले जवानों को देखो। उस दिन मैदान में जिस कदर वीरता दिखाई गई वो सचमुच अकल्पनीय है। 7 प्लेटून में नायब सूबेदार सूरजा राम आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहे। 8 प्लेटून की बात करें तो जब मशीन गन जाम हो गई तो लांस नायक राम कुमार पांडे ने बिना रुके चट्टानों की आड़ लेकर दुश्मन पर पलटवार किया। 9 प्लेटून का तो हर एक जवान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। और ये कल्पना से भी परे है कि जब एम्यूनेशन स्टेशन पर गोलियां पूरी तरह से खत्म हो गई तो जवानों ने खाली हाथों और वहां पड़े नंगे पत्थरों से दुश्मन को मारना शुरू कर दिया। जी हाँ, पत्थरों से।
ये वो जज्बा है जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। लड़ाई के दौरान मेजर शैतान सिंह दूसरी बार बुरी तरह घायल हो गए। 2 जवानों ने उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन मेजर साहब ने उन्हें वहीं रोक दिया। इतनी गंभीर हालत में भी उनके आखिरी शब्द थे, मुझे यहीं छोड़ दो, जाओ और लड़ो। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उस महानायक का अपनी मातृभूमि के प्रति सबसे बड़ा समर्पण था। और वो वहीं उसी सर्द बर्फ में हमेशा के लिए सो गए। जब बंदूकों का शोर पूरी तरह थमा तो जो आंकड़ा सामने आया वो आज भी दिल चीर देता है। 114। उन 124 शूरवीरों में से 114 जवान शहीद हो चुके थे। जो 10 बचे थे वो भी बुरी तरह घायल थे। चीनी सेना उस रिजांगला के पोजीशन को केवल तभी पार कर पाई जब उनके सामने एक भी भारतीय जवान जिंदा नहीं बचा था। और बिल्कुल इसी वजह से इस घटना को द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, जब उनके शव मिले तो उन जमे हुए हाथों में संगीने और पत्थर दबे हुए थे। गोलियां खत्म होने के बाद नंगे हाथों और पत्थरों से लड़ी गई इस जंग के दृश्य ये साबित करते हैं कि भारतीय सेना के इतिहास में अदम्य साहस का इससे बड़ा लास्ट स्टैंड शायद ही कोई और हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, अमर गाथा, सम्मान और विरासत। आइए देखते हैं कि ये कैसे एक विशाल राष्ट्रीय विरासत बन जाती है। वो साधारण किसान के बेटे देखते ही देखते अमर हो गए। मेजर शैतान सिंह भाटी को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और यहाँ एक बेहद अहम बात यह है कि 1962 के पूरे युद्ध में दिया गया ये इकलौता परमवीर चक्र था। इसके अलावा 8 प्लाटून को यूनिट साइटेशन का अद्वितीय सम्मान मिला। आज भी रेजांगला मेमोरियल में हर साल 18 नवंबर को इन वीरों को अश्रुपूर्ण और गर्व भरी श्रद्धांजलि दी जाती है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक सवाल जहन में जरूर गूंजता है, क्या इतिहास में अदम्य साहस का इससे बड़ा कोई और उदाहरण है? ये जवान किसी फिल्मी पर्दे के हीरो नहीं थे, ये हकीकत के वो शूरवीर थे जिन्होंने बिना एक पल की झिझक के अपनी जान न्योछावर कर दी ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे, ताकि ये देश जिंदा रहे। इस अकल्पनीय साहस और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।